हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 65th वीडियो है। इससे पहले 64 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज एनवी सेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। जैसा कि भारत के संविधान में परिकल्पित है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 66 में, यानी कि आर्टिकल 66 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्वेषा स्कीम विच एम्स एट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। अन्वेषा योजना, जिसका उद्देश्य एससी और एसटी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो किस सरकार द्वारा शुरू की गई थी अन्वेषा योजना? तो अन्वेषा योजना जो है ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी और ये अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है अन्वेषा योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूल्स में क्लास फर्स्ट में जो है 5,000 स्टूडेंट्स जो कि एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनको सालाना एडमिशन दिया जाएगा प्राइवेट स्कूलों के अंतर्गत। तो ये प्रावधान था किसमें? अन्वेषा योजना में। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, ओडिशा सरकार के द्वारा जो है अन्वेषा योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सिमिलैरिटी अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मधुबनी। निम्नलिखित नृत्य रूपों के बीच समानता खोजें, कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मधुबनी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें कहा गया है नृत्य रूपों के बीच समानता खोजना है। तो इसमें देखिए, कथक ये नृत्य रूप है, कथकली नृत्य रूप है, भरतनाट्यम नृत्य रूप है, लेकिन मधुबनी जो है ये एक पेंटिंग का नाम है जो कि बिहार में काफ़ी प्रचलित है। तो ये एक कोई भी नृत्य रूप नहीं है। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है कि देयर इज़ नो सिमिलैरिटी एट ऑल, इनमें कोई भी समानता नहीं है क्योंकि इनमें से एक क्या है? चित्रकला का एक रूप है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाउस ऑफ द पीपल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन मेंबर्स चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ओनली फ्रॉम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स। लोकसभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए, लोकसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं उनकी जो अधिकतम संख्या होती है ये होती है 530, और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सदस्य होते हैं लोकसभा में वो होते हैं 20। तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 550। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 530। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन ऑफ 1927 वॉज बाइकॉटेड। 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 1927 के साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, उसमें किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था। इसी वजह से 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। और इसी कमीशन का विरोध करते हुए जो लाला लाजपत राय थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में गंभीर चोटें आई थी और जिसकी वजह से बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये विरोध क्या था? तो ये इसी का विरोध था, साइमन कमीशन का। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, एज इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कमीशन, क्योंकि भारतीयों को इस आयोग से बाहर रखा गया था, इसी वजह से इसका बहिष्कार किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस AP शाह कमेटी वॉज सेटअप टू वर्क ऑन द डिस्प्यूट रिगार्डिंग ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स इन KG बेसिन बिटवीन ONGC एंड। न्यायमूर्ति AP शाह समिति का गठन ONGC और किसके बीच KG बेसिन में तेल और गैस ब्लॉक से संबंधित विवाद पर काम करने के लिए किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति AP शाह समिति, इसका गठन किया गया था ONGC और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच KG बेसिन में तेल और गैस ब्लॉक से संबंधित विवाद पर काम करने के लिए। तो ONGC क्या है? ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच जो है ये गैस के स्थानांतरण को लेकर विवाद था, और इसी विवाद को निपटाने के लिए जो है न्यायमूर्ति AP शाह समिति का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज लोकेटेड इन। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता में स्थित है साहा परमाणु भौतिकी संस्थान। इसको SINP भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SINP भी कहा जाता है। और ये भौतिक और जैव भौतिक विज्ञान में बुनियादी अनुसंधान और प्रशिक्षण का एक संस्थान है, और इसका नाम प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी मेघनाथ साहा, किसके नाम पर? मेघनाथ साहा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। 1950 में जो है इसकी साहा परमाणु भौतिकी संस्थान की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, वेस्ट बंगाल में स्थित है साहा परमाणु भौतिकी संस्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू एजुकेशन बिकेम ए फंडामेंटल राइट इन। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब से बना है? तो देखिए, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बाद से। और ये जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था, और इसके बाद से जो है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। और ये जो अधिनियम है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बनाया गया था, ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 के बाद से जो है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा है। तो देख लेते हैं, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजर्व वायलेंस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये किसके अंतर्गत आता है? फंडामेंटल ड्यूटी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। तो हमें हमारी जो विरासत है, हेरिटेज है और कल्चर है, उसको प्रिजर्व करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। तो ये कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, जो कि कोई भी पब्लिक इलेक्शन है उसमें वोट करना जो है ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रसिया के संविधान से। शुरू में जो हमारा मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इनको भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन ए फूड चेन। निम्नलिखित में से किसकी खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी जनसंख्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, फूड चेन में एक होता है प्रोड्यूसर्स, फिर होते हैं उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर और उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, सबसे पहले नीचे प्रोड्यूसर होते हैं, तो प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, ये ऊपर जाते जाते धीरे धीरे कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में होगी? ये होगी प्रोड्यूसर्स में।
आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW इज हेडक्वार्टर्ड इन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय जो है ये है नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड में जो है रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय है। ये एक रासायनिक हथियार कन्वेंशन के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि 29 अप्रैल 1997 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 29 अप्रैल 1997 में ये लागू हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में मैंने आपको एक और हेडक्वार्टर बताया है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है ये भी कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में जो है उसका मुख्यालय है। और रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1930 द फर्स्ट फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद द सॉल्ट सत्याग्रह बिगन विद महात्मा गांधीज मैराथन मार्च फ्रॉम। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण अर्थात नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के मैराथन मार्च के साथ शुरू हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नमक सत्याग्रह था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए लाया गया था और ये 24 दिन तक चला था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये साबरमती आश्रम से जो है इसको शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 साबरमती। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी गीगाबाइट्स मेक ए टेराबाइट। एक टेराबाइट कितने गीगाबाइट से बनता है? तो एक टेराबाइट जो है ये बनता है 1024 गीगाबाइट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए कंप्यूटर BIT स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर के लिए BIT का मतलब क्या है? तो BIT का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट जो है बिट की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द बिलो सेट ऑफ कलर्स आर जनरली नोन एज द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट। नीचे दिए गए रंगों के समूह में से किसे सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, लाल, हरा, नीला यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ये क्या है? इनको प्राथमिक कलर यानी कि प्राइमरी कलर्स के रूप में जाना जाता है और इन कलर्स को अलग अलग रेशो में मिलाकर जो है जितने भी कलर्स हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, रेड, ग्रीन और ब्लू ये क्या है? ये प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु जल संधि क्या था कि जो सिंधु नदी का जल था उसके बंटवारे को लेकर जो है सिंधु जल संधि हुई थी। और ये कब हुई थी? इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 19 सितंबर 1960 में जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और किसके द्वारा किए गए थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अयूब खान के द्वारा जो है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 1960 में जो है सिंधु जल संधि हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ ए फिश। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में जो है ये 2 कक्ष होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ ए रेड डाटा बुक ऑल्सो कॉल्ड एज रेड लिस्ट। रेड डाटा बुक जिसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है क्या है? तो देखिए, रेड डाटा बुक क्या होती है? जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स, जानवरों और पौधों की जो भी दुर्लभ जातियां हैं, जो कि विलुप्त होने वाली जाति या प्रजातियां होती हैं, उनका विवरण होता है इसमें, किसमें? रेड डाटा बुक में। इसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका 3, डॉक्यूमेंट डिटेलिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज कॉल्ड द लेडी विद ए लैम्प। लेडी विद ए लैम्प किसे कहा जाता था? तो देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विद ए लैम्प कहा जाता है। ये एक ब्रिटिश समाज सुधारक नर्स थी और इन्हें आधुनिक नर्सिंग के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? आधुनिक नर्सिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए फिर, जब क्रीमियन युद्ध हुआ था, क्रीमियन युद्ध के दौरान घायल जो सैनिक थे ये उनकी देखभाल करती थी और रात के समय ये हाथ में लैंप लेकर जो है सैनिकों की देखभाल करने आया करती थी। इसी वजह से इनका नाम पड़ा
लेडी विद ए लैम्प। तो याद रखिएगा, लेडी विद ए लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा? निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। रामगंगा, सरयू, गंडकी, कोसी, महानदी, सोन और तमसा। तो ये क्या है? ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। इनमें से पूछा है कि कौन गंगा नदी की सहायक नदी है, तो इनमें से गंडकी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज रो स्टैंड्स फॉर? रो का क्या अर्थ है? तो देखिए, रो की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है ये रो की फुल फॉर्म है। रो की जो स्थापना की गई थी ये भारत चीन युद्ध के बाद 21 सितंबर 1968 में जो है रो की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका? कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? तो देखिए, पाक स्ट्रेट जो है ये भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड कॉल्ड? वह प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने का काम करता है ये होता है कंपाइलर। मतलब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में या कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है कंपाइलर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ? कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था या किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो कांचीपुरम में स्थित है कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण ये पल्लव राजा, किसके द्वारा? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, पल्लवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पेटेंटेड द 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल इन 1923? 1923 में 3 स्थिति वाले ट्रैफिक सिग्नल का पेटेंट किसने करवाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 1923 में 3 स्थिति वाले यानी कि 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल का पेटेंट करवाया गया था गैरेट मॉर्गन के द्वारा। किसके द्वारा? गैरेट मॉर्गन ने जो है 1923 में 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल का पेटेंट करवाया था। ये गैरेट मॉर्गन कौन थे? तो ये एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे और इन्होंने गैस मास्क, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि गैस मास्क का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गैरेट मॉर्गन। इन्होंने गैस मास्क का भी इन्वेंशन किया था और इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे सुरक्षा उपकरणों का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा, जो 3 स्थिति वाले ट्रैफिक सिग्नल था इसका पेटेंट करवाया गया था गैरेट मॉर्गन के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज लोकेटेड इन? साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।